नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम आरएस प्री 2021 के लिए स्पेशल ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इस ऑनलाइन कोर्स में हम आरएस प्री 2021 का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। साथ ही 2 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है, तो आखिर में हम आरएस प्रीलिम्स के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करेंगे। तो जो भी आरएस के एस्पिरेंट्स हैं उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि उनकी तैयारी को एक बूस्ट मिल सके। साथ ही इस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर आप इस कोर्स को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं तो आपको आरएस प्रीलिम्स 2021 में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज़ के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इतिहास को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में दोस्तों हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं: प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इस कंप्लीट इतिहास की सीरीज़ में हम भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। बहुत सारे पार्ट्स में ये पूरा जो इतिहास का पोर्शन है ये कवर हो पाएगा। इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के इतिहास में पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, अगर बात करें प्राचीन इतिहास की, एक बार हम अगर ब्रीफ देखें, ओवरव्यू देखें कि जो इतिहास है हमारा भारत का इतिहास, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो एक बार पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम कौन से भाग में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो प्राचीन इतिहास है, इसमें हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, फिर ताम्रपाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, नगर योजना का वर्णन, इसके अलावा आर्थिक जीवन कैसा था, शिल्प और उद्योग धंधे कैसे थे, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, इसके अलावा धार्मिक जीवन कैसा था और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में उसी क्रम में हम पढ़ेंगे जिस क्रम में इतिहास रहा है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, फिर मौर्य साम्राज्य, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, फिर हर्षवर्धन का जो काल है, पुष्यभूति वंश का जो काल है, और विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों दक्षिण भारत का जो इतिहास है, इसको पढ़ेंगे। इसमें चेर वंश, चालुक्य वंश जो बादामी के चालुक्य हैं और जो मुख्य शाखाएं हैं, इसके अलावा पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल साम्राज्य और कल्याणी के जो चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य के नाम से जिन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें चौहान वंश, दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल का जो इतिहास है, गुलाम वंश है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश जो 14 से 1451 ईस्वी तक रहा, लोधी वंश 1451 से 1526। और इसके बाद में मुगल साम्राज्य में हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब के बारे में। तो ये एक ओवरव्यू हम देख रहे हैं कि किस क्रम में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस मुगल काल के बाद में हम सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे, सिख साम्राज्य का उदय और सिखों का जो इतिहास है, आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य में जो मुख्य घटनाएं थी, पेशवा साम्राज्य और आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। फिर हैदर अली का जो उत्कर्ष हुआ, आंग्ल मैसूर का जो युद्ध हुआ, अंग्रेज़ों का और मैसूर का जो युद्ध हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फिर कर्नाटक का युद्ध, बंगाल का इतिहास, पलासी का युद्ध, पलासी के युद्ध के उपरांत बंगाल की स्थिति, बक्सर का युद्ध, सहायक संधि क्या थी, इसके अलावा व्यक्तिगत सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, गोद प्रथा निषेध की नीति, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में दक्कन का विद्रोह, नील आंदोलन, चंपारण आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी जी की जीवनी और प्रमुख सत्याग्रह आंदोलनों का संक्षिप्त वर्णन, भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में जो शासन हेतु अधिनियम बनाए गए, यानी जो भारत के संविधान की एक तरीके से निर्माण की जो पूरी नींव रखी गई और उसका जो क्रम है वो पूरा पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट्स, और चार्टर एक्ट्स के बाद में भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम के बाद में भारत शासन अधिनियम, रोलेट एक्ट, साइमन कमीशन, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद
आज़ादी के बाद में जो भारत का इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही उनके बारे में पढ़ेंगे। इनके अलावा भारत में जो प्रमुख युद्ध हुए हैं, कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं और ब्रिटिश राज के जो प्रमुख समाचार पत्र, ये जो विविध इस तरह के क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं और पूछे जाते हैं, उनके बारे में एक अलग से पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं हम। उससे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जो भी आरएएस प्रीलिम्स 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि आरएएस 2021 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं। इन नोट्स में आपको जो बेस्ट कोचिंग्स हैं उनके नोट्स मिलेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि किसी एक कोचिंग में सभी सब्जेक्ट के लिए एक कोचिंग बेस्ट नहीं होती, तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोचिंग के अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट फैकल्टी होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग बेस्ट नोट्स हमने कलेक्ट किए। यानी कि अगर किसी फैकल्टी के नोट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं तो वो एक कलेक्शन में है, साथ ही किसी कोचिंग के अगर नोट्स हैं तो वो ई नोट्स भी कलेक्शन में है। साथ ही जो रेफरेंस बुक हैं जो कि आपकी आरएएस प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के लिए हर टॉपर प्रीफर करेगा, वो सारी बुक्स ई बुक फॉर्मेट में अवेलेबल है। नोट्स सारे अवेलेबल हैं हर एक सब्जेक्ट के, जिसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ ही जो टॉपर्स की ओरिजिनल आरपीएससी की मेंस की कॉपी है जो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जारी की, तो ये जो टॉपर्स की कॉपी है 30+ कॉपीज़ जो हैं वो इस पैकेज में आपके लिए है। और जो अलग अलग कोचिंग्स हैं उनकी जो ई नोट्स की कॉपीज़ है ई बुक फॉर्मेट में, ताकि जो कैंडिडेट्स जॉब पर भी हैं वो भी अपने मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू पढ़ सकें, या जो दूर दराज के इलाकों में जो कैंडिडेट्स हैं जो कि इंटरनेट का उतना ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, ताकि इन पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आप नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जा कर के और ज़्यादा जानकारी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं और जल्दी से जल्दी इसको कवर करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं रखेंगे। अगर आप इस वीडियो को एक बार या 2 बार रिपीट करके भी देख लेते हैं तथ्यों के साथ, तो आपका प्रीलिम्स निश्चित तौर पे क्रैक हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब जो प्रागैतिहासिक काल है इसका अर्थ क्या है? प्रागैतिहासिक कालखंड का जो महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि प्रागैतिहासिक काल है वो क्या है। ये वह काल है जिसकी जानकारी जो पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनसे हमें प्राप्त होती है, और इस समय के जो इतिहास की जानकारी लिखित रूप में हमें प्राप्त नहीं होती है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं पुरातात्विक जिनको समझ करके ही हम इतिहास का पता लगा सकते हैं। लिखा हुआ कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक एरा, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को प्रशस्त्र युग भी कहते हैं, प्रशस्त्र युग भी कहते हैं। नेक्स्ट हम दोस्तों आगे देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का एक तरीके से युग, यानी कि इतिहास से पूर्व का इसलिए है क्योंकि इस समय तक कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, इसलिए इसको इतिहास से पूर्व का युग कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल का समय क्या रहा होगा। तो प्रागैतिहासिक काल का समय जो है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय था, 5 लाख ईसा पूर्व से, यानी जो ईस्वी सन है उसे 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे प्रागैतिहासिक काल का समय कहा जाता है। अब प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनको हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। पूरा पाषाण काल की बात करें तो 5 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था, जो आखेटक और खाद्य संग्राहक का ही एक काल था। यानी कि इसमें जो मानव जाति है वो शिकार करती थी और अपना पेट भरने का काम करती थी, बस इतना ही काम होता था, इसके अलावा कोई सभ्यता नहीं थी। तो वो पूरा पाषाण काल हो गया। उसके बाद मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था, जिसमें आखेट करने के साथ साथ पशुपालन का भी काम किया जाने लगा। नेक्स्ट नवपाषाण काल, जो कि 9,000 ईसा पूर्व
से लेकर के अगर विश्व के स्तर पर देखें तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक, और अगर भारत की दृष्टि से देखें तो 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का समय नवपाषाण काल के रूप में जाना जाता है। इसमें खाद्यान्न का उत्पादन भी मानव करने लगा था और एक स्थिर समुदाय में भी जो स्थिरता एक तरीके से आ गई थी, और यानी कि घर बना के रहने लगे थे, घरों की तरह रहने लग गए थे और समुदाय में रहने लग गया था मानव। तो उस समय को कहते हैं नवपाषाण काल। नेक्स्ट दोस्तों, पूरा पाषाण काल को भी जो है 3 उप भागों में बांटा जा सकता है। इसमें सबसे पहले है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल जो है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूरा पाषाण काल जो पॉइंट हमने अभी पीछे पढ़े हैं उनको एक एक करके आप पढ़ेंगे, यानी कि पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर जो नव पाषाण काल है, इनको हम अलग अलग विस्तृत रूप में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो निम्न पूरा पाषाण काल की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक को निम्न पाषाण काल में माना जाता है। इस समय तक मानव आग का आविष्कार कर चुका था। मानव समूह बनाकर शिकार कर भोजन का जो है संग्रह करने लग गया था। प्रमुख स्थलों की बात करें तो इस काल के जो प्रमुख स्थल हैं उसमें कश्मीर है, राजस्थान का थार है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित बेलन घाटी है, भीमबेटका की गुफाएँ हैं, नर्मदा और आपकी नर्मदा घाटी है, सोहन नदी घाटी है। इसके अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आदि का जो प्रमुख स्थल जो है वो निम्न पूरा पाषाण काल के हैं। मुख्य औजारों की बात करें तो निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्टज पत्थर के बने कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी और हस्त कुठार, खंडक और गंडासा, ये प्रमुख औजार थे। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि निम्न पूरा पाषाण काल में कौन से औजार जो है वो इस्तेमाल होते थे, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम आगे देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में दोस्तों 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक का जो समय उसे मध्य पूरा पाषाण काल माना जाता है, और इस काल को फलक संस्कृति यानी फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। आग का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाने लगा और इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। प्रमुख स्थलों की बात करें तो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, राजस्थान का डीडवाना, महाराष्ट्र का नेवासा, उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर और पश्चिम बंगाल का बाकुंडा, पुरुलिया आदि स्थल है। मुख्य औजारों की बात करें तो मध्य पूरा पाषाण काल में पत्थर की पपड़ियों के बने फलक, छेदनी और खुरचनी आदि इस काल के प्रमुख हथियार थे। इसके अलावा हथियारों में क्वार्टज के अलावा जेस्पर और चट आदि पत्थरों का भी प्रयोग होने लगा था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में होमियो सेपियंस अर्थात आधुनिक मानव का उदय हो चुका था। इस काल का मानव जो है वो श्रेयालयों यानी कि जो रॉक शेल्टर होते थे उनमें रहने लगा था, यानी कि जो गुफाएं टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होती थी उनमें रहने लग गया था। मानव चित्रकारी और नक्काशी करना जान चुका था, और इस काल की चित्रकारी के साक्ष्य मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वहां से प्राप्त होते हैं। प्रमुख स्थलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश स्थित बेलन घाटी, महाराष्ट्र स्थित बीजापुर और इनाम गांव, केरल स्थित चित्तूर, झारखंड स्थित छोटा नागपुर का पठार आदि है। प्रमुख औजारों की बात करें तो उच्च पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख औजार थे वो हड्डियों से बने होते थे। फलक, तक्षणी, शल्क आदि प्रमुख औजार हुआ करते थे। दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जैसे कि हमने पहले भी बात की 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक का समय मध्य पाषाण काल कहलाता है, और इस काल के जो मानव है वो मछली पकड़कर शिकार करके और खाद्य सामग्री एकत्रित करके जीवन यापन करते थे। मानव जो है वो पशुपालन करने का प्रारंभिक साक्ष्य भी इसी काल में मानव द्वारा प्राप्त हुआ है, यानी मानव इस समय तक पशुपालन करना सीख चुका था। साथ ही मानव द्वारा पशुपालन के साक्ष्य राजस्थान के बागोर से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो इन स्थलों को आपको ध्यान में रखना है, इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और इस काल के मानव एक ही स्थान पर स्थायी निवास करते थे। इसका प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का है और महदहा से जो स्तंभगर्त के रूप में मिलता है। इसके अलावा इस काल के मानवों द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण और युद्ध करने के प्रारंभिक साक्ष्य भी सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से मिले हैं। इतिहासकारों का मत है कि मातृ देवी की उपासना, सवादान की पद्धति संभवतः इसी काल में, सवादान यानी जो अंतिम संस्कार या जो मुर्दों को दफनाने का समय जो प्रक्रिया होती है सवादान उसे कहते हैं, ये सारी पद्धति इस समय शुरू हो गई थी। उससे पहले सवादान की पद्धति के साक्ष्य नहीं मिले हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों इसके जो प्रमुख स्थल हैं उनमें बिहार का जो पायसरा मुंगेर है, इसके अलावा राजस्थान का जो आपका बागोर है,
राजस्थान का बागोर है, गुजरात का लंगनाज है, उत्तर प्रदेश का जो सराय नाहर राय प्रतापगढ़ का है महागढ़ है, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ होशंगाबाद है, भीमबेटका भोपाल है और बोदौर आदि जो है इसके प्रमुख स्थल हैं। प्रमुख औजारों की बात करें तो सर्वप्रथम तीर कमान का आविष्कार इसी काल में हुआ था और इसी काल में हथियार के भी, पत्थर हड्डियों के भी जो हथियार बने होते थे, पत्थर और हड्डियों दोनों के बने होते थे और ये पूरा पाषाण काल की तुलना में बहुत ही छोटे होते थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ अर्थात लघु पाषाण भी कहते हैं। हथियारों में लकड़ियों और हड्डियों के हत्थे लगे होते थे, यानी हंसिए आदि आदि हथियार मिलते हैं। नुकीले, क्रोड़, त्रिकोण, ब्लेडर, नवचंद्राकार आकृति के जो प्रमुख हथियार थे। तो दोस्तों ये नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल विश्व के लिए 9000 ईसा पूर्व से है, जबकि भारत के लिए 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कृषि कार्य इस समय तक प्रारंभ हो चुका था। पशुपालन, पत्थरों पर घिसकर औजार और हथियार बनाना आदि इस काल की विशेषता थी। बात करें तो पत्थर की कुल्हाड़ियों का भी प्रयोग किया जाता था और इस काल में मिट्टी के बने जो बर्तन हैं, मृद भांड है, उनका प्रयोग और उनमें विविधता भी देखने को मिलती है। ग्राम समुदाय का प्रारंभ हो चुका था। स्थिर ग्राम्य जीवन भी इस काल में शुरू हो गया था, यानी मानव घर बनाकर एक स्थान पर रहने लगा था। साथ ही नवपाषाण काल में मानव गोलाकार आयताकार घरों में रहा करते थे, जिसे मिट्टी और सरकंडों से बनाया जाता था। बलूचिस्तान जो कि आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ के मेहरगढ़ से इस काल की जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसको पूछा जा सकता है मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ से जौ, गेहूँ, खजूर, कपास आदि की फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के जो कच्ची ईंटें थी उनसे बने आयताकार घरों में रहते थे। तो नेक्स्ट अगर देखें तो इस काल की खासियत ये थी कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो जो था, उसके साक्ष्य इस काल से हमें मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के कोटडीवा इलाहाबाद से जो है 6000 ईसा पूर्व के चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कश्मीर के ब्रुज होम से गर्तावास गड्ढा रूपी घर यहाँ से मिले। गर्तावास यानी गड्ढा रूपी जो घर हैं वो बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं। हड्डी के औजार आदि मिले हैं। साथ ही कब्रों में माली के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था और इसी काल में सर्वप्रथम कुत्तों को पालतू भी बनाया गया था। बिहार के चिरांद सारण से हड्डी के बने औजार और मुख्य रूप से हिरण के सींगों से बने जो उपकरण हैं वो मिले हैं। कुंभकारी जो है वो सर्वप्रथम इसी काल में मिलती है। कुंभकारी यानी जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। बर्तनों पर पॉलिशदार काला मर्दबांड, दूसर मर्दबांड और चटाई की छाप वाले मर्दबांड यहाँ इस काल के प्रमुख थे। कर्नाटक के पीकीहल से राख के ढेर और निवास स्थान मिले। यहाँ के निवासी पशुपालन करते थे। प्रमुख स्थलों की बात करें तो इस काल के प्रमुख स्थल सरुतरु, मारकडोला आसाम, उतनूर आंध्र प्रदेश, चिरांद और सेनुआर बिहार, ब्रुज होम गुफ कराल कश्मीर, कोलडिहेवा महागढ़ उत्तर प्रदेश, पेयमपल्ली तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी, कोडकल, पिकलीहल, हल्लूर, मस्की, संगेनकलू ये कर्नाटक के स्थल हैं। इसके अलावा मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान का जो स्थल है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रागैतिहासिक काल के बारे में वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आरएस प्रीलिम्स की तैयारी को और अच्छा बूस्ट मिल सके। धन्यवाद।